इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी करने के कंफर्मेशन के प्रेगनेंसी गाइड के हवाले से मैं मालूमात देती हूँ। बट अगर आपको किसी वजह से अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, तो इस हवाले से भी मैं आपको इस चैनल पर गाइड देती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी हो, पोस्ट प्रेगनेंसी हो, प्री नेटल केयर हो, पोस्ट नेटल केयर हो, या इवन अबॉर्शन मिसकैरेज हो, तो इन इश्यूज़ के हवाले से मैं आपको गाइड करती हूँ। तो ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद आपको अगर कंटिन्यूसली हैवी ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, और इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आई एम डॉक्टर हिरा कोमल। आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड डील गायनी इशूज़ विद होम्योपैथिक मेडिसिन्स। टॉपिक की तरफ चलते हैं हम कि अबॉर्शन या डीएनसी के बाद अगर आपके पीरियड्स नहीं रुकते तो क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि आपका जो मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है ये आपका किस महीने हुआ है, प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था जिसमें आपका अबॉर्शन हुआ है। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि क्या आपको इस प्रेगनेंसी से पहले कोई बीमारी थी, कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या आपको कोई ओवेरियन सिस्ट हो, या आपके प्रीवियस कभी कोई अबॉर्शन हुआ हो, तो हैबिचुअल अबॉर्शन है या ये पहली बार आपका अबॉर्शन हुआ है। आपका अबॉर्शन किस वजह से हुआ है, क्या कोई एक्सीडेंट या किसी ऐसे सदमे की वजह से हुआ है जिसके बाद आपकी ब्लीडिंग ना रुक रही हो। तो ये सारे जो बातें होती हैं ये आपको देखनी होती हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। हो सकता है कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ हो, आपने पिल्स ले ली हो एंड देन उसके बाद आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, आपने सफाई ना करवाई हो। अब ये डीएनसी क्या होता है, जिसे हम डायलेट एंड क्यूरेटेज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे को दानी को प्रॉपर चीरा लगाकर, प्रॉपर जो वजाना के रास्ता है उसको उसके ज़रिए इंसिजन करके या इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको क्लिनिक में या ऑपरेशन थिएटर में जाकर उसकी सफाई करना, जो डॉक्टर्स करती हैं, इसको डीएनसी कहते हैं। जो एक प्रोसीजर होता है, बच्चे मरा हुआ बच्चा है तो उसको निकालने का, तो ये भी देखना होगा। या आपने सिर्फ अबॉर्शन आपका हो गया और डॉक्टर ने आपको ओरल मेडिकेशंस दे दी, कोई ऐसा आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, डीएनसी नहीं हुई, सिर्फ मेडिसिन से आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। अब ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 24 हफ्ते से पहले ख़त्म हो रही है, 24 वीक्स कंप्लीट होने से पहले ख़त्म हो रही है, तो इसको मेडिकल टर्म में मिसकैरेज कहेंगे। और अगर आपके 24 हफ्ते गुजर चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 4 या 5 महीने गुजर चुके हैं, देन आपका बच्चा हमल जो है वो ज़ाया हो रहा है, तो फिर इसको मेडिकल टर्म में अबॉर्शन कहेंगे। तो डॉक्टर ने आपको मिसकैरेज कहा है या अबॉर्शन कहा है, इन दोनों टर्म्स का फ़र्क वाज़ेह रखिएगा ताकि हम आगे की बातों को समझ सकें। अब क्या होता है कि कभी-कभी शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। अब इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है आप बहुत कम एज की हों, हो सकता है आप बहुत कमज़ोर हों, खाना-पीना इतना अच्छा ना कर रही हों, हो सकता है कि आप एक ऐसी खातून हो जिसके प्रीवियस कोई मसला रहा हो, बच्चे हुए हों और अब ये प्रेगनेंसी लॉस हो गई हो। उम्र का फैक्टर भी बहुत होता है, एज फैक्टर जिसे कहते हैं। ये भी होता है कि अगर आप 35 के बाद कंसीव कर लिया है, 40 के करीब जाके 40, 42, 43 में कंसीव किया है, तो फिर ऐसी औरतों का भी जल्दी मिसकैरेज हो जाता है, ज़्यादा प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसके बाद आपको क्या होगा कि आपकी अगर डॉक्टर ने शुरू के जो 3 या 4 महीने होते हैं, इसमें कभी-कभार सिर्फ़ मेडिकेशन से, ओरल मेडिकेशन देके आपके पेट को, बच्चेदानी को साफ़ कर दिया जाता है और आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये नॉर्मल है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो आपकी सफाई नहीं कर रही है, वो ये कह रही है डॉक्टर कि आपको मेडिसिन से ही सारी सफाई हो जाएगी। उस कंडीशन में तो आपको अबॉर्शन के बाद या मिसकैरेज के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग क्लॉटिंग फॉर्म में हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन है कि आपका बेबी 6 महीने का हो, 5 महीने का हो, तो ये एक सर्टेन अमाउंट होता है, सर्टेन वेट होता है बच्चे का, तो जो आसानी से क्लॉटिंग फॉर्म में नहीं निकलता है। इसके लिए बाकायदा अबॉर्शन या डीएनसी करनी पड़ती है। अबॉर्शन तो हो गया, डीएनसी करनी पड़ती है ताकि बच्चे के कोई अज्जा आपके बच्चेदानी में बाकी ना रह जाएँ, क्योंकि इस कंडीशन में आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ
तेज़ बुखार भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, चक्कर, सर दर्द या आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है अगर आपका एबॉर्शन तो हो गया लेकिन आपकी बच्चेदानी की सफाई नहीं हुई उस कंडीशन में। अब पहली कंडीशन जो है उसमें आपकी सिर्फ हैवी ब्लीडिंग होगी और आपका आपका बच्चा की जो यूट्रस है वो साफ़ हो जाएगा। मैं दूसरी कंडीशन की बात करने लगी हूँ अब, जिसमें आपकी डीएनसी हुई है। डीएनसी के बाद आपको डॉक्टर मेडिसिन्स देती है, एंटीबायोटिक का कोर्स करवाती है और फिर आपको बेड रेस्ट को कहा जाता है। कम से कम आपको उसी तरह से बेड रेस्ट करना है जैसे एक जच्चा करती है डिलीवरी के बाद। कम से कम 40 डेज़ तक आपको बेड रेस्ट करना ही चाहिए। पूरा जो सवा महीना होता है वो पूरा करना ही चाहिए ताकि आपके बॉडी ऑर्गन्स अपनी तरफ वापस आ सकें, यूट्रस वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, चाहे अबॉर्शन हो, इन तमाम कंडीशन में जो बच्चेदानी होती है उसको नॉर्मल हालत में वापस आने के लिए जो एनाटॉमिकल उसकी जो लॉ बनता है वो ये है कि 6 हफ्ते के बाद आपका यूट्रस वापस अपनी जगह पर आता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं। इसके लिए आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को कम से कम 6 हफ्ते दरकार होते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपका एबॉर्शन हो जाता है, आपकी डीएनसी हो गई है और फिर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और ये नहीं रुक रही है, किसी भी तरह से आपको बुखार भी है, तो हो सकता है सबसे पहला जो रीज़न है उसका ये है कि आपने किस क्लिनिक में, किस हॉस्पिटल में ये डीएनसी कराई है, वहाँ हाइजीन का क्या माहौल था। खुदा ना ख्वास्ता कोई अनस्टेरलाइज कोई अपरेटस था, इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन लग गया हो और इन्फेक्शन अगर लग जाए तो फिर वो माँ की जान के लिए ख़तरा होता है। तो आपको साफ़ सुथरे हाइजेनिकली माहौल में अपनी डीएनसी करवानी है। जब खुदा ना ख़ास्ता ये मसला हो तो सेलेक्ट ऐसा हॉस्पिटल करना है जहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता हो, क्योंकि वो आगे जाकर आपके जिस्म में मज़ीद इन्फेक्शंस का और कॉम्प्लिकेशंस का रीज़न बन सकता है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस देना, क्योंकि इस चैनल पर, इस वीडियो पर वो ख़वातीन होंगी जिनकी खुदा ना ख्वास्ता है जो इससे गुज़र चुकी हों, तो आपको प्रॉपर मुकम्मल रहनुमाई देना मेरे लिए मुझे ज़रूरी लगता है। तो दूसरा जो रीज़न होगा कि हो सकता है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना लगा हो, आपका क्लिनिक जो था, हॉस्पिटल जो था, जो लेबर रूम था वो बिल्कुल हाइजेनिक था, इस चीज़ का डॉक्टर ने ख़्याल रखा। दूसरा जो पॉसिबल फैक्टर हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कि खुदा ना ख्वास्ता जब आपकी डीएनसी हो रही थी तो आपकी बच्चेदानी में कोई स्कार लग गया हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई आला जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसने बच्चेदानी को जो है वो इंजर्ड कर दिया हो। तो यूट्रस का इंजर्ड होना या यूट्राइन वॉल्स का इंजर्ड होना और ट्रॉमे में आ जाना, यानी कि ऐसा ज़ख़म लग गया है जहाँ से मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही। तो बच्चेदानी में ज़ख़म का लगना डीएनसी के टाइम पर ये दूसरा फैक्टर हो सकता है। तो ये चीज़ आप देखें कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रही हैं वो एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल डॉक्टर है या सिर्फ एक दाई है या कुछ इस तरह नॉर्मल सी डॉक्टर है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है, ना सिर्फ हाइजीन देखनी है उस जगह की, ये भी देखना है कि आप अपने जिस्म को जिस डॉक्टर के हवाले कर रही हैं तो वो क्या एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, ज़िम्मेदार डॉक्टर है, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है। तो ये दूसरा फैक्टर भी जहन में रखिए कि खुदा न ख्वास्ता यूट्रस में कोई ना कोई आपको इंजरी हो गई हो जहाँ से खून रिस रहा हो। ये 2 बातें सामने डॉक्टर की ज़िम्मेदारी हो गई। तीसरी ज़िम्मेदारी या तीसरा फैक्टर जो है वो आपका ख़ुद का है। हो सकता है डॉक्टर बहुत अच्छी हो सकता है कि जो एटमॉस्फेयर था क्लिनिक का या लेबर रूम का वो बहुत ही हाइजीनिक हो। तीसरी कंडीशन आपकी ख़ुद की भी है कि हो सकता है कि आपको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जिसमें खून ना जमने की प्रॉब्लम हो गई हो, जिससे हम कोआगुलोपैथी कहते हैं। यानी आपने कोई ऐसी दवाएँ ली हों जिसकी वजह से आपके जो खून के जमने की सलाहियत है वो बहुत कम हो, या आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो जिसमें खून के जमने की सलाहियत कम हो। ख़ुद आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है? क्या आपको दौरान हमल या हमल से पहले शुगर या डायबिटीज़ तो नहीं था? तो ये आपकी पूरी मेडिकल जो कंडीशन है वो भी आप ज़हन में रखें कि आपकी ख़ुद की जो हील करने की प्रॉपर्टी है आपके जिस्म की, और ऑपरेशन के बाद जो वापस से हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जिस्म की, क्या वो आपकी एक्टिव है या आप में ही कोई बीमारियां चल रही थी जिसकी वजह से आप में कॉम्प्लिकेशंस हो गई, आपका जिस्म, या आपने पहले कभी डिलीवरी की हो, डिलीवरी के बाद आपने कंसीव किया हो और फिर अबॉर्शन हो गया हो, तो आपका यूट्रस, आपके जिस्म इतनी जल्दी हील ना किया हो और आपका अबॉर्शन हो गया जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो जहन में रखनी ज़रूरी होती हैं। ऑल्दो
कि ब्लीडिंग एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप जो है वो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको कभी कभी मेडिकेशंस बदल के दे देती है, कभी कभी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की मेडिसिन दे दी जाती है, लेकिन कभी अगर कोई इंजरी हुई है आपके तो फिर वो सिर्फ मेडिसिन से तो नहीं होगा ना, उसकी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। फिर जो गायनोलॉजिस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग इलाज करेगी। अगर आपको ख़ुद को कोई तीसरा प्रॉब्लम, जो मैंने बताया कि आपके अंदर कोई शुगर है जिसकी वजह से वूंड्स इतनी आसानी से ही नहीं कर सकते, मतलब ये अगर आप में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा। तो ये सब चीज़ें जो 3 फैक्टर्स थे मैंने आपको बता दिए, आप ये एवेल्युएट कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, एंड देन किसी ऑथेंटिक प्रोफेशनल डॉक्टर से आप जो है वो अपना इलाज करवाएं। स्टे ब्लेस्ड।